तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, पीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 1 यूनिट 2 थर्मोडायनामिक्स का यह लेक्चर है। एंड आई होप कि इस साल के एग्जाम के लिए ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ेंगे आप। गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड है। आई होप कि आप लोगों ने केमिकल पोटेंशियल ठीक से पढ़ लिया होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, दिख रहा है गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन was proposed by French physicist P. Duhem। इसीलिए उनके सम्मान में हम लोग कहते हैं इसको गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, चूंकि उन्होंने गिब्स का जो इक्वेशन था उसी को थोड़ा एक्सपेंड किया, इसलिए उनके सम्मान में इसको हम लोग कहते हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। आइए हम लोग मानते हैं कोई सिस्टम हमारे पास है जिसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और उसमें N1 N2 N3 डैश 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 Ni है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट है, मान लीजिए 10 कंपोनेंट है, तो N1 N2 N3 से N10 तक होगा। अगर मान लीजिए 20 कंपोनेंट है तो N1 N2 से N20 तक होगा। जो भी हो, तो कोई भी सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और उसमें नंबर ऑफ मोल हैं डिफरेंट कंपोनेंट के N1 N2 N3 डैश 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 अप टू Ni। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल फ्री एनर्जी किसी सिस्टम का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल पर। तो हम लिखते हैं G इक्वल टू F, ब्रैकेट में लिखा हुआ है TP N1 N2 N3 डैश डैश डैश। F मतलब हुआ फंक्शन ऑफ, प्रॉपर्टी है। ये जो G है फ्री एनर्जी, दैट डिपेंड्स ऑन, दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। फंक्शन ऑफ का मतलब हुआ कि उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब देखिए चेंज इन फ्री एनर्जी। तो आप जानते हैं कि चेंज निकालते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज, डीजी मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी। तो अगर इस जी का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इस सब का डिफरेंशिएशन होगा, और हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी एक के रिस्पेक्ट में, कीपिंग ऑल अदर कांस्टेंट। सबको हम कांस्टेंट रखेंगे और एक के तुलना में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप जानते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिए। हमने लिखा था G इज फंक्शन ऑफ T
P N1 N2 डैश डैश डैश। तो हम जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे डीजी का, तो हम एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डीजी बराबर होगा डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी एंड एन। एन मतलब N1 N2 N3 सब इंटू dt। ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर, ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर। समझ सकते हैं आप इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर जब P से करेंगे तो डेल्टा जी बाय डेल्टा P इंटू कांस्टेंट T एंड N इंटू dP। ये क्या हुआ, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विथ प्रेशर इंटू चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में चेंज क्या होगा और चेंज होने का रेट कितना है। ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है चेंज इन प्रेशर से। अब आइए इसी तरह से हम एक एक करके सभी मोल के लिए करेंगे। क्या होगा, dg बाई dN1 एट कांस्टेंट T, P और N एक्सेप्ट N1 इंटू dN1। ध्यान दो, हम एक एक का चेंज निकाल रहे हैं, तब टोटल सबको जोड़ देंगे तो टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी निकल जाएगा। फ्री एनर्जी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और हर कंपोनेंट के मोल पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर चेंज करने से कितना चेंज करेगा, तो ये हुआ। इसमें ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। यहाँ n मतलब N1 N2 N3 सब। फिर ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल इनटू चेंज इन प्रेशर। अब जो बहुत सारे मोल हैं उसमें हम एक का मोल बदलते हैं, N1 बदलते हैं। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विथ नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और सभी मोल N1 को छोड़कर। N1 का मोल हम चेंज कर रहे हैं। इसी तरह क्या होगा, फिर N2 चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बाय डेल्टा N2 एट कांस्टेंट T इंटू P इंटू N एक्सेप्ट N2 इंटू dN2। ऐसे dN3 dN4 अप टू जितना रहेगा उतना करेंगे। यही वहां पर लिखा हुआ है जो हम आपको फिर दिखाते हैं। देखिए, ये क्या लिखा हुआ, dg बराबर डेल्टा जी इन बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट P एंड N1 N2 सब इंटू dt चेंज इन टेम्परेचर। फिर प्रेशर के लिए डेल्टा जी बाय डेल्टा P एट कांस्टेंट T और नंबर ऑफ मोल N1 N2 डैश इंटू चेंज इन प्रेशर, प्लस डेल्टा जी बाय डेल्टा N1 एट कांस्टेंट Tp एंड मोल ऑफ अदर कंपोनेंट 1 को छोड़कर इंटू dN1, प्लस ऐसा ही dN2 dN3 इस तरह से जाएगा। ये हुआ dg। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होगा,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt बराबर 0, कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा ना, तो dt 0, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, तो ये टर्म 0 हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो dp बराबर 0, तो 0 इंटू एवरीथिंग ये भी 0 हो गया, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर ये दोनों टर्म समाप्त हो जाएगा, सिर्फ n वाला बचेगा, यही लिखा है यहाँ। एट कांस्टेंट T and P dt इक्वल टू 0 and dp इक्वल टू 0, सॉरी, dt 0 and dp 0, इसलिए क्या हो जाएगा, dg एट कांस्टेंट T and P, वहां केवल dg था, गौर कीजिएगा पिछले स्लाइड में सिर्फ dg लिखा हुआ है, पिछले में dg है, देख रहे हैं ना, और यहाँ क्या है, dg एट कांस्टेंट T and P, तो दोनों T और P का टर्म 0 हो गया, तो ये बचा डेल्टा G बाय डेल्टा N1 एट कांस्टेंट T and P हर मोल ऑफ N2 N3 thus up to Ni into dN1, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ 1। फिर N2 के लिए डेल्टा G बाय डेल्टा N2 एट कांस्टेंट T and P, इस बार N1 N3 डैश डैश डैश, N2 नहीं है, N2 वेरिएबल है, into dN2। फिर 3 के लिए डेल्टा G बाय डेल्टा N3 एट कांस्टेंट TP, N1 N2 N3 छोड़कर सब into dN3। ऐसे जितना कंपोनेंट रहेगा, अगर 10 कंपोनेंट है तो 10 बार होगा, dN1 dN2 dN3 dN10, वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे, 3 लिख दिए, हो गया। अब हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल पोटेंशियल, याद आया, rate of change of free energy with number of moles at constant temperature and pressure is called chemical potential। किसी एक कंपोनेंट के मोल के बदलने से फ्री एनर्जी के बदलने का रेट, मतलब अगर N1 मोल का ये dN1 बदला, मोल बदला dN1, तो फ्री एनर्जी बदला dg, तो dN1 में dg, तो एक मोल में कितना, dg बाय dN1। यह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल है, फ्री एनर्जी है, इसी का तो नाम है केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम म्यू लिखते हैं। वी नो दैट पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी मतलब फ्री एनर्जी पर मोल इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। फिर से ऐसे भी लिख लीजिए, चेंज इन फ्री एनर्जी पर मोल इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, और उसको लिखते हैं हम लोग म्यू। तो ये हो गया म्यू1 dg बाय dN1 म्यू1, फिर dg बाय dN2 म्यू2, dg बाय dN3 म्यू3 एंड सो ऑन, जितने रहेंगे, 5 यहां लिखे हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये टर्म हो गया सबका म्यू, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 म्यू5, ऐसे। ये क्वेश्चन 4, यहां तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया अभी तक हम लोग। अब देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, dg एट कांस्टेंट T and P, ये हो गया म्यू1, ध्यान दीजिए, तो म्यू1 dN1, ये म्यू2 dN2 म्यू3 dN3, दिख रहे हैं ना, ये म्यू हो गया, ये म्यू हो गया, ये म्यू हो गया, ऐसे जितना रहेगा चलेगा। तो dg बराबर हो जाएगा म्यू1 dN1 म्यू2 dN2 म्यू3 dN3। देखिए अगले स्लाइड, dg एट कांस्टेंट TP, बाहर मतलब का, नीचे का मतलब हुआ कांस्टेंट T और P, म्यू1 dN1 म्यू2 dN2 म्यू3 dN3 म्यू4 dN4 म्यू5 dN5 डैश डैश डैश। यहां तक कोई दिक्कत, अभी तो हम कुछ नहीं किए, हम लिखे G का फॉर्मूला
और डीजी किए, एक एक कर सब बदलते हुए और उसका मान दे दिए म्यू का। अब इस इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर क्या होता है मालूम है आपको? कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला आता है और जो डिफरेंशियल उसका होता है इंटीग्रेशन। तो अगर हम ऐसे करते हैं a इंटू डी एक्स, ये a बाहर चला आएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये μ1 बाहर आ जाएगा और जो dn1 है उसी का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा μ1 n1, dn का इंटीग्रेशन dn1 का इंटीग्रेशन n1, ऐसे ही dn2 का इंटीग्रेशन n2, dn3 का n3, dn4 का n4, dn5 का n5। इस इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट किए तो ये हो गया μ1 n1, ये n1 हो गया dn1, μ2 n2, μ3 n3, μ4 ये गलत हो गया भाई, डी हटा दो, n4, μ5 सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, μ4 n4, μ5 n4। कुछ नहीं किए, इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट किए तो केवल डी हट गया और कुछ नहीं, डिफरेंशियल टर्म हट गया। अब इस इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम है ना डी यू भी क्या होता है, भी डी यू प्लस यू डी भी। अगर दो टर्म है और दोनों वेरिएबल है तो एक बार हम भी लेते हैं कांस्टेंट, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन भी इंटू डी यू और फिर यू कांस्टेंट डी यू इंटू डी भी। तो μ1 n1 का जो होगा डिफरेंशिएशन वो होगा n1 डी μ1 प्लस μ1 डी n1। हाँ, ये बात समझ में, एक मिनट रुक जाइए, हम फिर से आपको दिखाते हैं भाई। मैंने कहा फॉर्मूला है डी यू भी बराबर होगा भी डी यू प्लस यू डी भी। हमारे पास है डी μ1 n1, क्या हो जाएगा ये, एक बार n1 डी μ1 और फिर μ1 डी n1, एक बार ये कांस्टेंट डी μ1, एक बार ये कांस्टेंट, सब के लिए ऐसा ही होगा। ऐसे ही क्या होगा डी टू n2 क्या हो जाएगा n2 डी μ2 प्लस μ2 डी n2, ठीक। चलिए, तो फिर हम कहां पहुंच गए, देखिए इसको, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार n1 डी μ1 और फिर μ1 डी n1, ऐसे ही इसमें n2 डी μ2 μ2 डी n2, देख लीजिए। ऐसे ही n3 डी μ3 μ3 डी n3, यहाँ पर क्या होगा n4 डी μ4 μ4 डी n4, देखो मिला। अपने करो n5 डी μ5 μ5 डी n5। एक बार खाली समझ लीजिए, बाकी तो एक जैसा है। इक्वेशन 7 हो गया। अब हम इसको एक जैसा टर्म को अलग करते हैं, जैसे n1 वाला है ना, सबको अलग करते हैं। n1 डी μ1, n2 डी μ2, n3 डी μ3, n4 डी μ4, n5 डी μ5, सब n को अलग कर दिए। अब फिर म्यू वाला को अलग कर दिए, कुछ नहीं किए, इसी को अलग अलग लिख दिए, क्लासिफाई कर दिए।
फिर देखिए μ1 dn1, μ1 dn1, μ2 dn2, μ2 dn2, μ3 dn3, μ3 dn3, μ4 dn4, μ4 dn4, μ5 dn5, μ5 dn5। इक्वेशन 7 ही है, केवल उसमें मिला हुआ था n वाला म्यू वाला, n वाला को अलग कर दिया, म्यू वाला को अलग कर दिया। अब इक्वेशन 5 और 8 को देखिए आप, इक्वेशन 5 एंड 8 कुछ दिख रहा है आप लोगों को? 5 और 8 में कुछ दिख रहा है? 5 क्या है? μ1 dn1, μ2 dn2, μ3 dn3, μ4 dn4, μ5 dn5, यही तो है। μ1 dn1, μ2 dn2, μ3 dn3, μ4 dn4, μ5 dn5, यही तो 5 हो गया। तो क्या हो बताइए? 8 में से 5 निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? जो टर्म बचेगा 0 हो जाएगा ना। 8 में से 5 निकाल देंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है ना। ये भी dg है और ये भी dg है, तो इतना प्लस dg, तो n1 dμ1, n2 dμ3, n3 dμ3, n4 dμ4, n5 dμ5 बराबर 0। ये हो गया 0। यही है गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस समीशन का चिन्ह जोड़, ni dμi मतलब n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस n3 dμ3, इसको हम लोग मैथ में ऐसे लिखते हैं 1 to n ni dμi बराबर 0। This is popularly known as Gibbs-Duhem equation and valid for systems at constant temperature and pressure। अगर किसी सिस्टम में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसके नंबर ऑफ मोल इनटू केमिकल पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन का सम 0 होगा। यही है गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और अच्छा समझना चाहते हैं तो डिराइव की हम लोग बहुत सा लेके, तो हम 2 कंपोनेंट के लिए करते हैं। देखिए, the significance of Gibbs-Duhem equation can be understood by taking example of binary system। बाइनरी मतलब इसमें 2 ही कंपोनेंट हो। मान लेते हैं कि ए और बी 2 कंपोनेंट हमारे पास है। ए का Na मोल है और बी का Nb मोल है। वो n1 n2 लिए थे ना, ये हो गया Na और Nb, Na मोल A, Nb मोल B। तब क्या हो जाएगा? हम लोग निकाले थे अभी n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस डैश डैश बराबर 0। तो वहां तो बहुत था, 2 ही लेंगे, तो Na dμA प्लस Nb dμB बराबर 0। 2 कंपोनेंट है तो 3 रहेगा तो तीनों कर देंगे। इसको दाएं ले जाइए, क्या नियम है? बाएं में प्लस था, दाएं में क्या हो जाएगा? माइनस, और दोनों तरफ Na से भाग दे दीजिए, तो इसका Na हट गया, यहाँ पर Na आ गया, तो dμA बराबर माइनस Nb बाई Na dμB। मतलब अगर 2 कंपोनेंट हमारे पास है तो दोनों के चेंज इन केमिकल पोटेंशियल का रिलेशन यही है। इसको ध्यान रखिएगा। 2 का मोल हमको दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि A और B है, A का 3 मोल है, B का 2 मोल है, तो A का केमिकल पोटेंशियल में होगा -2/3 B का केमिकल पोटेंशियल, Nb बाई Na माइनस Na बाई Na dμB। ठीक है। इट शोज दैट, क्या दिखाता है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सिस्टम, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट सिस्टम, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ए का कितना मोल है उस पर डिपेंड कर गया ना, बी कितना मोल है इस पर डिपेंड कर गया ना।
अगर एक इसका 1 मोल रहता, मान लिया अभी हम लिए हैं 3 मोल और 2 मोल, ए का पोटेंशियल 2/3, अगर इसका लेते 4 मोल है, इसका 2 मोल 2/4 होता। तो एक का केमिकल पोटेंशियल दूसरे के मोल पर डिपेंड करता है। और कैसे करता है? इफ वन इंक्रीजेस, अगर एक बढ़ेगा अदर मस्ट डिक्रीज। हाँ देखिए ना, जैसे अभी 3 मोल और 2 मोल लिए थे तो म्यू हुआ -2/3। अगर मान लीजिए हम ए का लेते हैं 3 मोल, बी का लेते हैं 4 मोल, तब क्या होता है? म्यू ए बराबर -4/3 म्यू बी। ये 2 मोल से 4 मोल कर दिए तो म्यू घटा के बढ़ा, गौर करो, म्यू घटा के बढ़ा, देखने में लगता है कि 4/3 तो बड़ा हो गया, माइनस लगा हुआ है ना, -2/3 हुआ -0.66 और -4/3 हुआ -1.33। तो संख्या तो ये बड़ा है कि माइनस है, तो ये हो गया, घट के छोटा हो गया, माइनस बड़ा संख्या छोटा हो गया, तो इसलिए कि बी का मोल बढ़ा दिए, ए का केमिकल पोटेंशियल घट गया। यही बात लिखा हुआ है, इफ वन इंक्रीजेस देन अदर मस्ट डिक्रीज। अगर एक का मोल बढ़ाएंगे तो दूसरे का केमिकल पोटेंशियल घट जाएगा। अब आइए एप्लीकेशंस ऑफ गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन। गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है? तो वैसे बहुत सारे हैं, दो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ ए बाइनरी मिक्सचर। अगर दो कंपोनेंट का मिक्सचर है तो उसमें उससे कंपोजिशन अगर मालूम है हमको कितना कितना है, तो हम उसका पार्शियल मोलर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये तो केमिकल पोटेंशियल का है, इसी तरह दूसरे का भी हो सकता है। तो सभी हमको मालूम है कि ए और बी में ए 3 मोल है, बी 2 मोल है, तो ए का केमिकल पोटेंशियल कितना होगा निकाल सकते हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ द लिक्विड फेज कंपोजिशन एंड डिपेंडेंस ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। अगर हमको लिक्विड फेज में कंपोजिशन मालूम हो कौन कितना कितना मोल है और टोटल वेपर प्रेशर मालूम हो, तो हम पार्शियल वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन की सहायता से। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपसे पूछे राइट नोट्स ऑन गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन, या पूछे डिराइव गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो आप गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन डिराइव कर देंगे और ये एप्लीकेशन भी लिख देंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन?